मेरे YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं पुनः स्टार्ट कर रहा हूँ टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस में जो टॉपिक है, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लासेस कल मैंने कंडक्ट करवाया था, उसमें बताया था क्वेश्चन नंबर इलुस्ट्रेशन नंबर 7। आज मैं बताऊंगा इलुस्ट्रेशन नंबर 8। तो चलते हैं, इसमें HUF और सोल कॉन्सर्न से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ इलुस्ट्रेशन नंबर कितना है, 8 है। HC मेहरोत्रा जी का बुक है, क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जो इनकम सेमेस्टर 4th के स्टूडेंट के लिए है। तो आप लोग अपने नोट अपने बुक निकालेंगे और उसमें क्वेश्चंस इलुस्ट्रेशन नंबर 8 को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, कहता है देयर आर 2 मेंबर्स A and B इन अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली हैविंग कैपिटल ऑफ रुपीज, कहता है 12,50,000। They are run as a business of an individual joining the other as an employee and कहता है मनी लेंडर और एज ए HUF। कहता है वो बिजनेस को डिसाइड क्या स्टार्ट करने के लिए, चाहे HUF के रूप में या सोल ट्रेडर के रूप में। ठीक है, सोल ट्रेडर बनेंगे तो अदर मेंबर क्या होगा, एम्प्लॉई होगा, और HUF होगा तो मनी लेंडर और एम्प्लॉई कहलाएगा मेंबर। If the business is run as an individual, the other members will receive salary of rupees कहता 2 लाख and interest कहता 12% on 6,50,000। अगर बिजनेस कहता है इंडिविजुअल होगा तो प्रत्येक मेंबर को मिलेगा क्या चीज, सैलरी मिलेगा 2 लाख और इंटरेस्ट मिलेगा 12%। If the business is run as HUF, each member will receive कहता सैलरी ऑफ 1,50,000। Suggest which form of business organization should be adopted from tax point of view if he expect business income रुपीज 6 लाख रुपया। ठीक है, तो इस तरह से दे रखा है, यानी कि एक सोल कॉन्सर्न का है, एक HUF का है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं बिजनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक ना, इसमें A और B है। ठीक ना, तो देखेंगे बिजनेस एज एन इंडिविजुअल। यदि इंडिविजुअल लेवल का वो बिजनेस करती है, इंडिविजुअल। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या चीज, सबसे पहले टोटल इनकम, उसके बाद उस इंडिविजुअल का टैक्स लायबिलिटी, फिर अदर मेंबर का टोटल इनकम और उसको टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो पहले देखेंगे यहाँ पे, यहाँ निकालते हैं बिजनेस इनकम ऑफ A, क्योंकि A और B है तो A को हम ओनर मानते हैं और B को मनी लेंडर एंड एम्प्लॉय मान लेते हैं। तो बिजनेस इनकम ऑफ A का कंप्यूट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इनकम, बिजनेस इनकम दे रखा है कितना, 6 लाख रुपीज। यहाँ पे मैं लिखूंगा 6 लाख। ठीक है, इसमें से मैं लेस करूंगा सैलरी, मतलब एक्सपेंस जो भी होता है बिजनेस से लेस कर दिया, तो मैं यहाँ पर एक्सपेंस लिखता हूँ, एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस में क्या होगा, सैलरी टू बी इंटरेस्ट, ठीक ना, ऑन लोन। ठीक है, तो सैलरी कितना वाला था मिलेगा, तो 2 लाख रुपया ईच था, 2 लाख रुपया इसका सैलरी था ईच मेंबर का। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन है एट द रेट ऑफ 12%। तो 6,50,000 का 12% हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा, 12 6 72 और 3 75, यानी कि 75,000। ठीक है, इसमें से मैं लेस कर दूंगा 275, तो 3,25,000। ठीक है, ये हो गया बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम, ये होगा बिजनेस इनकम। इसके बाद इसमें हम निकालेंगे क्या चीज, टैक्स लायबिलिटीज। तो क्या, टैक्स लायबिलिटी
ऑन टैक्स लायबिलिटी ऑन 3,25,000 एट द रेट ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन 3,25,000 एट द रेट ऑफ कितना होगा? ये तो इंडिविजुअल है तो यहाँ पर स्लैब रेट होगा फर्स्ट ऑन 2.5 लाख, फर्स्ट ऑन 2.5 लाख से क्या होगा? नील होगा। ठीक है, रिमेनिंग कितना बचेगा? 75,000। रिमेनिंग 75,000 एट द रेट ऑफ 5%, तो ये होगा 37,50। टोटल में करूंगा 37,50। इसमें से लेस होगा रिबेट, तो आपको पता होगा रिबेट मिलता है इंडिविजुअल का अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग 7A के अकॉर्डिंग अप टू मिलता है 12,500 जिनका इनकम 5 लाख है। बट यहाँ 37,50 है तो 37,50 ही होगा। ठीक है, अब इसमें ऐड होती है सरचार्ज हेल्थ एजुकेशन से, हायर हेल्थ एंड एजुकेशन से। तो यहाँ पे तो है ही नहीं कुछ आइटम, इसलिए हेल्थ एजुकेशन नहीं लिखूंगा, सीधे लिखूंगा मैं टैक्स लायबिलिटीज, टैक्स लायबिलिटी, इसको मैं बोल देता हूँ ए। ठीक है, क्योंकि ए के लिए हुआ टैक्स लायबिलिटी नील। अब बी का निकालूंगा मैं। पहले मैं एक बार ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ, क्या आप लोग को क्लियर दिखाई दे रही है? हाँ सर क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा ब्लर है, तो ठीक है मैं इस ब्लर को ठीक करता हूँ। अब शायद क्लियर दिखाई दे रही होगी। हाँ सर, एक दौर में इसको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला हो जाए। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि अब ब्लर नहीं होगा। अब मैं निकालूंगा टोटल इनकम ऑफ बी, टोटल इनकम ऑफ बी। तो बी को क्या क्या मिला है? तो सैलरी मिला और इंटरेस्ट मिला है। ठीक ना, तो यहाँ पे होगा सैलरी कितना मिला था? सैलरी मिला था 2 लाख रुपीज, 2, 3, 4, 5। उसके बाद इंटरेस्ट मिल रही थी 75,000, तो जगह 2,75,000। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ टैक्स लायबिलिटी नील, क्योंकि आप हमेशा याद रखेंगे कोई भी इंडिविजुअल होगा जिनका इनकम अप टू 5 लाख होगा तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग उनको टैक्स लायबिलिटी 5 लाख तक वाले को नील होती है। ठीक है, यहाँ मैंने कैलकुलेशन कर दिया। खुद सोचे 325 पे जब नील आया तो 275 पे भी नील आएगा, तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ टैक्स लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा? नील होगा। ठीक है, इसको मैं डी कर दे रहा हूं। ठीक है, टोटल टैक्स लायबिलिटी इन केस ऑफ इंडिविजुअल कितना होगा? नील हो जाएगा। नील क्यों होगा? क्योंकि ए प्लस बी को मैं ऐड करूंगा तो नील होगा। मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअल बिजनेस यदि वो करते तो उनको क्या होता? टैक्स लायबिलिटी नील हो जाता। ठीक है, मतलब मैंने ए का टैक्स लायबिलिटी को ऐड किया और बी का, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। अब हम लोग को मानकर चलना है, क्या लेना है? बिजनेस एज ए एचयूएफ। ठीक ना, यदि मैं बिजनेस करूंगा एचयूएफ का, तो अब तो कुछ नहीं, जिसमें कहता है रेम्युनरेशन, कहता है इफ द बिजनेस इज रन एज एचयूएफ ईच मेंबर विल रिसीव सैलरी ऑफ 1.5 लाख रुपया। इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो अब मैं मान के चलता हूं बिजनेस एचयूएफ का होगा। बिजनेस एज एचयूएफ। ठीक है, तो टोटल इनकम
टोटल इनकम ऑफ HUF, टोटल इनकम में कैलकुलेट कर रहा हूं HUF का। तो यहां पर दिया है इनकम, इनकम दे रखा है कितना, 6 लाख रुपया, 2 3 4 5। ठीक है, इसमें अमाउंट होगा ये पार्टिकुलर, इसमें से लेस होगा इंटरेस्ट, नहीं सैलरी होगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो इसमें मिल नहीं रही है, सैलरी टू ए एंड बी को मिलेगा, तो ये दोनों मेंबर कहलाएगा। तो कहता है 1.5 लाख इच, तो दोनों का मिलाकर कितना होगा, 3 लाख, 2 3 4 5, ये जगह 3 लाख, 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया इनकम, इनकम ऑफ HUF का इनकम कितना हो गया, 3 लाख हो गया। ठीक है, HUF का इनकम हो गया 3 लाख। अब टैक्स लायबिलिटी में निकालूंगा, टैक्स लायबिलिटी। ठीक ना, एक चीज याद रखेंगे यहाँ पे कि जब भी रिबेट मिलती है तो वो इंडिविजुअल को मिलती है, HUF को नहीं मिलती। अब तक कुछ बोला नहीं है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, यहाँ पे आप कुछ बोला नहीं गया है। ठीक ना, ठीक है, कुछ नहीं बोला गया है। तो हमेशा याद रखेंगे जो रिबेट मिलती है अप टू इनकम 5 लाख तक वाले एससीसी को, तो वो सिर्फ इंडिविजुअल को मिलती है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे क्या गलतियां करते हैं कि सर आपने तो बताया था कि अगर कोई एससीसी का इनकम 5 लाख रुपया तक है तो उन्हें रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी स्टूडेंट क्या करेगा, 3 लाख इनकम है तो उसको टैक्स लायबिलिटी नील लिख देगा। तो ये हमेशा याद रखेंगे, ये हुआ HUF को ये एडवांटेज नहीं मिलती है, चाहे वो ओल्ड टैक्स रिजिम में है या न्यू। अभी भी बजट पेश हुई, अनाउंस हुई न्यू टैक्स रिजिम में, तो हमेशा याद रखेंगे ये फैसिलिटी केवल और केवल इंडिविजुअल को मिलती है, HUF को नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी कुछ बनेगा, टैक्स लायबिलिटी ऑन 3 लाख, 2 3 4 5। ठीक है, फर्स्ट ऑन 2.5 लाख, स्लैब रेट ये जो है कितना होगा, नील होगा। स्लैब रेट जैसे इंडिविजुअल का HUF का भी होता है। अब 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, लेकिन यहाँ इनकम कितना 3 लाख है तो 50 का रिमेनिंग बचा, इसलिए मैं लिखूंगा रिमेनिंग ऑन 50,000। रिमेनिंग कितना बचा, 50,000 एट द रेट ऑफ 5%, तो 5 25 यानी कि 1250 हुआ। यहाँ पे मैं टोटल कर दूंगा 1250, कितना हुआ 5 25, सॉरी 5 25 रुपया होगा। यहाँ पे मैंने गलतियां कर दिया कैलकुलेशन में, कोई बात नहीं है, इसको मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, टोटल भी होगा आपको 2500 रुपया। अब मैं इसमें ऐड करूंगा, ऐड हेल्थ एंड हायर एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, तो 2500 का 100 रुपया होगा, तो ये हो गया 2600। ठीक है, ये हो गया आपको टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी ऑफ HUF। ये मैं एक केस लिखता हूं क्योंकि मुझे भी यहां पर ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि HUF का जो हुआ टैक्स लायबिलिटी और इंडिविजुअल को। अब क्या होगा, ईच मेंबर इसका जो A और B है उसका मैं निकालूंगा इनकम। ठीक है, तो यहां पे मैं कंप्यूट करूंगा टोटल इनकम ऑफ A एंड B, क्योंकि A और B क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेंबर होगा जो मनी लेंडर, ये एज ए एम्प्लॉय के रूप में काम करेगा। ठीक ना, यहाँ पर तो सिर्फ इसको क्या मिला है, सैलरी मिला है। ठीक ना, मैं यहाँ पर लिखूंगा A और यहाँ पे मैं लिखूंगा B। ठीक ना, तो इस तरह से चलेगा। तो क्या होगा, सैलरी कितना मिल रही थी, 1.5 लाख,
तो ये इंडिविजुअल है 1.5 लाख, 1.5 लाख, तो 2.5 लाख तक तो ऐसे ही माफ है। इसका टोटल इनकम ये हो गया, टोटल इनकम इसको कितना होगा 1.5 लाख और ये 1.5 लाख, ठीक है, ये हो गया टोटल इनकम, टोटल इनकम, ठीक है। अब क्या होगा, टैक्स लायबिलिटी नील होगा, टैक्स लायबिलिटी चूंकि 2.5 लाख तक तो ऐसे भी नील है, क्या होगा नील होगा, नील, ठीक, नील हो गया। अब क्या हुआ, इन केस ऑफ एचयूएफ टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना होगा 26 है, क्योंकि उनका ए और बी का क्या है नील और एचयूएफ का है 26 है। तो यहां पे मैं लिखूंगा टोटल टैक्स लायबिलिटी इन केस ऑफ एचयूएफ इज इक्वल टू 2600, ये रहा। तो आप खुद सोचो, यदि वो इंडिविजुअल का बिजनेस एस्टैब्लिश करता, रन करता, तो उनको टैक्स लायबिलिटी कितना देना पड़ता है 0। यदि वो एचयूएफ का बिजनेस रन करेंगे तो उनको टैक्स लायबिलिटी पे करना पड़ेगा कितना, तो उनको देना पड़ेगा 26 है। तब खुद सोचो कौन बेनिफिशियर होगा, तो इंडिविजुअल, क्योंकि हमें टैक्स देनी नहीं पड़ रही है इंडिविजुअल बिजनेस में, एचयूएफ में 26 देना पड़ रहा, तो मेरे लिए वो नुकसान है। फायदा क्या होगा, एसएससी को एचयूएफ यहाँ पे लिखेंगे हेंस, यानी कि डिसीजन, यानी कि हेंस, अतः, ठीक ना, यानी कि अतः एबीसी ए एंड बी शुड बी बिजनेस रन एज एन इंडिविजुअल, ठीक है। यही हो गया, आपको आंसर हो गया, ये फाइनल कंक्लूजन निकल के आया, क्योंकि उनका टैक्स लायबिलिटी इंडिविजुअल में 0 है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। आप लोग जो भी इनकम 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट है प्लीज बने रहेंगे। मैंने ये दूसरा क्लास अपलोड किया हूँ टैक्स का। ओके, बाय बाय।